अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बैलेंस शीट 2012 प्राइवेट इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड की जो बैलेंस शीट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैलेंस शीट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो है बैलेंस शीट से पहले इनकम स्टेटमेंट जो बनानी थी वो हम ऑलरेडी दूसरी वीडियो में बना चुके हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी इनकम स्टेटमेंट और यहाँ पे हमारे पास जो है वो लॉस आ रहा था 8,950 का। ठीक है, और इनकम स्टेटमेंट से पहले हमने ये भी सीखा था कि एडजस्टिंग एंट्री किस तरह बनाते हैं। ठीक है, और एडजस्टिंग एंट्री बनाई थी 2012 प्राइवेट फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड की। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जो कि 36 मिनट्स की मैंने वीडियो बनाई थी तो आप वो जाके देखिए, काफ़ी मतलब आपको इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, उस वीडियो से। तो आज की जो हम इस वीडियो में बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट के अंदर जैसा कि आपको पता है कि दो तरीके के फॉर्मेट होते हैं। एक होता है स्केलेटन फॉर्मेट जहाँ पे आप पहले एसेट्स तमाम रिकॉर्ड करते हो, फिर आपकी लायबिलिटीज़ और फिर इक्विटीज़ आती हैं। ठीक है, और बैलेंस शीट में क्या होता है कि आपको आपकी जो एसेट्स हैं वो लायबिलिटी के बराबर आना चाहिए, यानी कि दोनों बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, आपकी टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी सेम हो। ठीक है, तो बैलेंस बनाने का बैलेंस शीट बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले यहाँ पे आपने हेडिंग डालनी होती है, जिस तरीके से आप जो इनकम स्टेटमेंट में हेडिंग डालते हो। ठीक है, अशाकी एंड कंपनी। ठीक है, अशाक इसे हम अशाक प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, अशाक एंड कंपनी बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 2011। ठीक है, तो यहाँ पे हम तमाम अपने एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे। एसेट्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं करंट एसेट, दूसरा होते हैं फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो कि एक साल के से कम अरसे तक हमारे पास होते हैं। एक साल के बाद वो जो है हमने या तो फिर हम उनको कन्वर्ट कर लेते हैं दूसरे एसेट्स में, या तो फिर उनको हम लिक्विडेट कर लेते हैं कैश में। ठीक है, और दूसरे हमारे होते हैं नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट हम उनको कहते हैं। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स में वो तमाम एसेट्स आते हैं जो हमारे पास एक साल के लंबे अरसे तक चलते हैं। ठीक है, एक साल से ज़्यादा अरसे तक जो भी एसेट चलते हैं उनको हम लॉन्ग टर्म एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, या नॉन करंट एसेट। फिर आपके पास आती हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में आपके पास जो है नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज़ आती हैं। ठीक है, करंट लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो कि आप विद इन 1 ईयर उनकी रीपेमेंट करते हो। ठीक है, यानी कि वो वापसी करते हो। लायबिलिटीज़ होती क्या? लायबिलिटी बेसिकली दीज आर द क्लेम्स ऑफ अदर पर्सन इन योर बिजनेस। ठीक है, यानी कि जब आप दूसरे से कर्ज लेते हो तो दूसरे बंदे का क्लेम हो जाता है आपके बिजनेस में। ठीक है, तो इसको हम फ्यूचर सेक्रीफाइस भी बोलते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जाके आपको इनकी रीपेमेंट करनी होती है, यानी कि वापस देना होता है आपको पैसा। ठीक है, ये पैसा उधार का पैसा होता है बेसिकली। ठीक है, और एसेट क्या होता है? एसेट को उर्दू में असासे बोलते हैं। ठीक है, असासे यानी कि हर वो चीज़ जो कि आपको फ्यूचर में जाके बेनिफिट करे। ठीक है, अब ये असासे जो है टेंजिबल फॉर्म में भी होते हैं, नॉन टेंजिबल फॉर्म में भी होते हैं। आप उनको छू भी सकते हो, नहीं भी छू सकते, जैसे पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए। ठीक है, गुडविल हो गई, ये तमाम क्या है? ये तमाम वो एसेट्स हैं जिनकी एक्चुअल वर्थ तो है। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये इनको आप छू नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये इनटेंजिबल है, लेकिन ये एसेट्स आपका असासा है। इसी तरीके से आपके जो इंटेलेक्चुअल असासे भी होते हैं, जैसे यूट्यूब का चैनल हो गया मेरा। ठीक है, तो मेरा यूट्यूब का चैनल क्या है? दिस इज़ माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये मेरा एक इंटेलेक्चुअल एसेट है। ठीक है, तो ये क्या? ये इंटेंजिबल है। दिस इज समथिंग दैट यू कैनॉट टच और फील। ठीक है, फिर क्या है कि आपके पास कुछ टेंजिबल असासे होते हैं, जैसे चेयर्स हो गई, टेबल हो गया। ठीक है, या तो फिर बिल्डिंग हो गई। तो ये क्या है कि ये तमाम टेंजिबल एसेट्स होते हैं। ठीक है, और लायबिलिटीज़ में भी आपके पास करंट और नॉन करंट लायबिलिटी होती है, और आपके पास फिर आता है ऑनर्स एक्विटी। ठीक है, अगर सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस है तो आप ऑनर्स एक्विटी लिखते हो। अगर जो है ये कॉरपोरेशन है और कॉरपोरेशन की जो आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो ये आपके पास आ जाता है स्टॉक होल्डर्स एक्विटी। ठीक है, इसके अलावा अगर ये जो है वो पार्टनरशिप है तो अब जो डिफरेंट नाम के साथ उसकी कैपिटल को रिकॉर्ड करते हो, जैसे शाहरुख्स एक्विटी। ठीक है, सलमान एक्विटी, और इसी तरीके से आप 4-5 जो है नाम लिखते हो। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म में। तो चले अब हम अपने एसेट्स फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग इन द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ये बेसिकली ट्रायल बैलेंस गिवन है हमारे पास। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आपको इतना सा बड़ा डेटा नज़र आ रहा है, ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो डेटा है, ये डेटा जो है आपके पूरे साल का है। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि जो प्रीपेड इंश्योरेंस ये लियो, ये जो है जनवरी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी में मतलब इसकी ट्रांजैक्शन हुई हो, या ये जो अकाउंट पेबल है ये हो सकता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ट्रांजैक्शन हुई है उस महीने, मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि ये ऐसा हुआ हो। ठीक है, तो अकाउंट्स पेबल जैसे है ये हो सकता है कि ये फॉर द मंथ ऑफ नवंबर में इसकी ट्रांजैक्शन हुई हो। ठीक है, लेकिन ये जो नीचे बाद में जो ये पीछे है हमारे पास जो एडजस्टिंग का डेटा गिवन होता है,
ये बिल्कुल एंड का डेटा होता है, यानी कि जो हमारे पास December 31st 2011 का, यानी कि बिल्कुल जब साल बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, साल का लास्ट डे, तो उस पे ही हमारे पास कितना ये डेटा, मतलब ये डेटा की मतलब इस चीज़ की ट्रांजैक्शन उस दिन होती है, ठीक है। या इस दिन जो है हमारे पास कुछ एडिशनल डेटा रह जाता है जिससे जो हम अपनी इंक्रीज को एडजस्टिंग करते हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने जब आप इनकम स्टेटमेंट वाली मेरी वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे जो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम होता है और एक कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। अब कैश बेसिस जो होता है वो काफ़ी मतलब पुराने ज़माने का जो अकाउंटिंग सिस्टम था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। वो एक्रूअल बेसिस ही इस्तेमाल होता है। तो वो डिटेल में मैंने उसके बारे में डिस्कस किया था उस वीडियो में, तो आप चाहें तो पहले जाके देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि एडजस्टिंग एंट्री यहाँ पे हमारे दोनों बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दोनों में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। इससे क्या होता है कि हमें एडजस्टिंग डेटा में बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम यहीं से ही चीज़ें पिक कर लेते हैं, ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री से ही। तो चलें अब हम अपने एसेट्स देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एसेट्स हैं, ठीक है। और फिर हम जो ऐसे लिखते जाते हैं। हमारे पहले करंट एसेट्स, हम तमाम अपने करंट एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं और करंट एसेट की पहले हम हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे करंट एसेट की हेडिंग डाल दी। अब हम यहाँ पे हमारी तमाम करंट एसेट्स लिखते जाएंगे, ठीक है। अब देखो जो करंट एसेट हम पिक करते हैं ये एक सीक्वेंस में करते हैं, ठीक है। कौन सी वो सीक्वेंस क्या होता है कि सबसे पहले हम वो एसेट्स लिखते हैं जो कि हाईली लिक्विड हो, ठीक है। अब हाईली लिक्विड वो एसेट्स होते हैं, बेसिकली लिक्विडिटी होती क्या है, तो लिक्विडिटी एक एसेट की एबिलिटी होती है कि वो जल्द से जल्दी कन्वर्ट हो जाए दूसरे एसेट पे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई लिक्विडिटी ये होती है कि भाई एक एसेट कन्वर्ट हो जाए तो कैश में। सो नाउ दिस इज रॉन्ग, ठीक है। दिस इज नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द लिक्विडिटी। द एक्चुअल डेफिनेशन इज दैट द एबिलिटी ऑफ द एसेट टू कन्वर्ट इनटू अनदर एसेट, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा एसेट जो कि दूसरे एसेट में आसानी से कन्वर्ट हो जाए उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी है। उस एसेट में अंदर लिक्विडिटी, यानी कि हर कोई उसको जो है वो किसी चीज़ से एक्सचेंज करने के लिए तैयार है, चाहे फिर वो कैश हो या कोई और एसेट हो या कोई और असासा हो, ठीक है। तो क्या होता है कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ हाईली लिक्विड होती है वो जो है हमारे एसेट होता है, ठीक है। जैसे कैश है, कैश इज़ वेरी लिक्विड। कैश को आप किसी भी एसेट में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि कैश से आप कैश को देखकर आप कोई भी एसेट खरीद सकते हो, ठीक है। और वो 2 मिनट में आप खरीद लोगे, ठीक है, कितना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कैश इज़ वेरी हाईली लिक्विड, ठीक है। फिर आपके पास अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा लिक्विड होते हैं। फिर आपके पास आती है प्रीपेड, दिस इज़ नॉट दैट मच लिक्विड, ठीक है। फिर अकाउंट रिसीवेबल के बाद जो है अक्सर आप जो है लिखते हो इन्वेंट्री, ठीक है। लेकिन आपकी जो लेवल है, मतलब जो लेवल इंटरमीडिएट का जो लेवल होता है या फर्स्ट या इंटरमीडिएट का जो लेवल होता है उस पर ये मैटर नहीं करता कि आप उससे लिक्विडिटी के सीक्वेंस पर लिखो। लेकिन आगे के लिए फॉर द फ्यूचर रेफरेंस मैं आपको ये चीज़ बता रहा था, ठीक है, कि आप जब फ्यूचर अगर आप CA करने जाएँ, ठीक है, इंशाल्लाह, या कोई बड़ी सीमा या कोई ऐसी अकाउंटेंसी की फील्ड में जब आप जाओगे तो आप ये चीज़ें मैटर करेंगी, ठीक है। तो अब हम लिखते जाते हैं हमारे तमाम एसेट्स, ठीक है। तो कैश एक अकाउंट रिसीवेबल्स, दिस इज ऑल्सो करंट एसेट। प्रीपेड इंश्योरेंस इज ऑल्सो करंट एसेट, ठीक है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, यहाँ पे ओपनिंग नहीं लिखते हैं, ये ओपनिंग है, ठीक है। एंडिंग हम हमेशा लिखते हैं, ठीक है। एंडिंग मतलब वो चीज़ होती है जो हमारे पास एक्चुअल में बच गई, ठीक है। और बैलेंस शीट में हम वो एसेट लिखते हैं जो कि हमारे पास ऑन हैंड एक्चुअल में है, ठीक है। वो नहीं ये जो हम खर्च कर चुके या वो चला गया, वो हमारी बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट, दिस इज़ योर नॉन करंट एसेट, ठीक है। और एंड आपके पास और कौन सी चीज़ें हैं, और आपके पास हैं अच्छा परचेजेस जो है हम ऑलरेडी इसको इनकम स्टेटमेंट में हमने लिख लिया इनकम स्टेटमेंट में इसको ऑलरेडी, तो अब हम इसको नहीं डालेंगे, ठीक है। ये दिस इज़ नॉट बैलेंस शीट आइटम, ठीक है, दिस इज़ अ इनकम स्टेटमेंट आइटम। आपकी इन्वेंट्री ऐसी इन्वेंट्री जो कि आप खरीद कर लेकर आते हो ताकि आप उसको रीसेल पर्पस के लिए, मतलब रीसेल करने के लिए, तो वो जो है वो इनकम स्टेटमेंट में जाती है ताकि उससे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सको, ठीक है। और वो खर्च हो गई है, मतलब कि आपने जो इसको बेच दिया, ठीक है, उस इन्वेंट्री को, तो वो इनकम स्टेटमेंट का आइटम बन जाता है, ठीक है। और ऐसी इन्वेंट्री जो कि आपके पास बच गई है और आपके ऑन हैंड है, यानी कि आपके पास पड़ी है, आपके बिजनेस के अंदर पड़ी है, वो फिर आपका बैलेंस शीट का आइटम बन जाता है, ठीक है, वो इन्वेंट्री। जैसे मर्चेंडाइज एंडिंग है, ठीक है। मर्चेंडाइज एंडिंग क्या है, दिस इज योर बैलेंस शीट आइटम, ठीक है। तो इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे कुछ एडजस्टिंग डेटा गिवन है, ठीक है। तो हम जो है वो अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर बैड डेट्स भी लगा के हम जो है फिर अकाउंट रिसीवेबल की एडजस्टमेंट इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करंट एसेट में लिख लेते हैं कैश, ठीक है। कैश आ जाएगा हमारा
ठीक है। कैश हमने एज इट इज लिख लिया 40,000 का, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था, क्योंकि एडजस्टिंग डेटा में इसके अलावा इसके रिगार्डिंग कुछ भी हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी। फिर हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल कितने का 50,500 का, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल्स भी हमारे जो करंट एसेट के अंदर आता है, ठीक है। तो हम इसे भी लिख लेते हैं, AR मीन्स अकाउंट रिसीवेबल्स, और कितने हैं हमारे अकाउंट रिसीवेबल 50,500 के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास यहाँ पे बैड डेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्री में आप देख पा रहे हो कि अलाउंस ऑफ बैड डेट, अच्छा बैड डेट एक्सपेंस जो है ये इनकम स्टेटमेंट का आइटम होता है, और अलाउंस ऑफ बैड डेट जो है वो ये जो हमारा बैलेंस शीट का आइटम होता है, ठीक है। अलाउंसेस जो होते हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं, ठीक है। और अलाउंस ऑफ बैड डेट क्या होता है कि ये रिड्यूस हो जाता है अकाउंट रिसीवेबल्स से, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल्स में से हम 12,950 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया अलाउंस ऑफ बैड डेट 12,950। अब ये 12,950 आई मीन 50,500 में से 12,950 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे रिड्यूस करते हैं या माइनस करते हैं। तो लेट मी जस्ट गेट माई कैलकुलेटर। तो ये आगे कैलकुलेटर, हमारे पास कितना है 50,500 माइनस कितना है 12,950, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास 37,550। सो दिस इज योर नेट अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है। यानी कि हमने बैड डेट्स निकाल दिया अकाउंट रिसीवेबल्स में से, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स हमारे पास कितना बचे हैं, अलाउंस आई मीन अकाउंट रिसीवेबल्स कितने बच गए 37,550 के, ठीक है। अब हम ढूंढते हैं कि हमारे दूसरे करंट एसेट कौन कौन से, ठीक है। अब हमारे पास है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब देखेंगे कि प्रीपेड इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कोई हमारे पास एडजस्टिंग एंट्री गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि भाई प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया, ठीक है। ये इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, एक्सपेंस क्योंकि एक्सपेंस और रेवेन्यू कहाँ जाता है, इनकम स्टेटमेंट में जाता है, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या आता है, एसेट्स और अलाउंसेस आते हैं, एसेट आता है, और इसके अलावा जो है हमारे पास जो है इक्विटी आती है, ठीक है। एसेट, अलाउंसेस, इक्विटी और लायबिलिटीज, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बैलेंस शीट के आइटम होते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट के जितने भी आइटम होते हैं वो सब परमानेंट होते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, क्योंकि वो क्लोज हो जाते हैं हमारे प्रॉफिट पे। फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो है वो हमारे कैपिटल के अंदर डिस्क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे जितने भी बैलेंस शीट के आइटम हैं, जैसे कोई भी हो गया, अकाउंट रिसीवेबल्स हो गया, इन्वेंट्री हो गई, एंडिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ, तो ये तमाम जो है वो परमानेंट अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि बैलेंस शीट के अंदर हो। और हमारा जो एक्सपेंस और रेवेन्यू है वो परमानेंट अकाउंट नहीं होता, ठीक है। तो ये भी मैं एक तरीके से जो है हम कहते हैं ना कि हाशिया में जो कोई इन्फॉर्मेशन होती है अपेंडिक्स में इन्फॉर्मेशन, तो ये भी मैं आपको जो है अपेंडिक्स में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है यहाँ पे लिखा है कि प्रीपेड इंश्योरेंस क्या हो गई, ये प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास क्रेडिट हो गई, यानी कि हमारे यहाँ से चली गई कितने की 4,500 की, ठीक है। तो देखो एडजस्टिंग एंट्री बनाने का यही फायदा होता है कि आपको पता होता है कि आप अपने जो एडजस्टिंग किस तरीके से करनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट साइड पे लिखी हुई है 6,000 से, ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो प्रीपेड इंश्योरेंस है क्रेडिट साइड पे लिखी है 4,000 से, इसका मतलब कि ये माइनस में ये प्लस में, तो आप जो है आपके पास जो बच जाएगी वो इन दोनों का सम होगा, यानी कि 6,000 में से आप जब माइनस कर दोगे 4,500 में, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस एज एसेट जब भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है तो उसका मतलब कि ये कम हो रहा है माइनस में, ठीक है। तो क्योंकि ऑब्वियसली अगर डेबिट क्रेडिट के रूल्स को देखो तो एसेट जब भी बढ़ेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे, जब भी घटेगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे एसेट जो है हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस एज एसेट डेबिट साइड पर लिखा हुआ है 6,000, और यहाँ पे जो है वो प्रीपेड इंश्योरेंस एज एसेट क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि जो प्रीपेड इंश्योरेंस एज एसेट जब क्रेडिट साइड पर लिखा होता है तो इसका मतलब कि ये कम हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसके वैसे ये माइनस में -4,500 से, और ये प्लस में 6,000, ठीक है। तो हम इन दोनों का जब माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास जो बचा हुआ इंश्योरेंस आई मीन प्रीपेड इंश्योरेंस है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो 6,000 में से माइनस करते हैं हम कितने 4,500, ठीक है। तो इतना हमारे पास जो है प्रीपेड इंश्योरेंस इतना बच गया है एंड में, ठीक है, जिस वक्त हम या उस पीरियड में जिस वक्त हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। सो 6,000 माइनस 4,500, तो ये बन गया हमारे पास 1,500। तो 1,500 की प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास एक्चुअल में बच गई है, ठीक है, बाकी की खत्म हो गई, एक्सपेंस आउट हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस 1,500, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस आ गई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरा कौन सा करंट एसेट है। तो हमारे पास मर्चेंडाइज आई मीन इन्वेंट्री है, ठीक है। इन्वेंट्री एंडिंग, क्योंकि ये जो है बिगिनिंग की है, क्योंकि हम यहाँ पे तारीख देख लें आप, जो है ये पहला महीना है और पहली तारीख और 2011, ठीक है। हमें एंडिंग की देखनी है, एंडिंग की इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास, यहाँ पे आपको एडजस्टिंग में मिल जाएगी
और या तो फिर आपको जो एडजस्टिंग एंट्री में भी मिल जाएगी, जो कि आप इन एडजस्टिंग की बनाओगे, आई मीन एडजस्ट डेटा फॉर एडजस्टमेंट की एडजस्टिंग एंट्री जो बनाओगे इसमें भी आपके पास होगी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखिए कि आपके पास मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री है 60,000 की, ठीक है, रिमेनिंग इन्वेंट्री दैट यू विल बी यूटिलाइजिंग इट इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो अभी के फिलहाल अभी के लिए ईयर एंडिंग के लिए आपके पास इतनी इन्वेंट्री बच गई है, तो और आप ईयर एंडिंग में अपनी बैलेंस शीट बना रहे हो, तो इन्वेंट्री भी आपका एसेट ही है, और एसेट जो है डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ हुआ है, तो इसका मतलब कि ये आपकी बैलेंस शीट में भी करंट, और इन्वेंट्री जो होता है करंट एसेट होती है आपकी, ठीक है, क्योंकि विद इन अ ईयर ये सोल्ड आउट हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री आती है, क्योंकि ये वो इन्वेंट्री होती है जो कि आपके बिजनेस में एक्चुअल बच गई, ठीक है। बाकी ओपनिंग वाली तो सोल्ड आउट हो जाती है, ओपनिंग वाली और परचेजेस सोल्ड आउट हो जाती हैं, ठीक है। और इनमें से मतलब जो इन्वेंट्री सोल्ड नहीं होती वो उसको हम एंडिंग इन्वेंट्री का नाम दे देते हैं, ठीक है। सो इन्वेंट्री एंडिंग कितनी है आपके पास 60,000, ठीक है। तो 60,000 की आपके पास आ गई इन्वेंट्री एंडिंग। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा हमारे पास कोई करंट एसेट तो नहीं, तो यहाँ पे जो है तमाम करंट एसेट हमारे पास खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और कोई भी इसके अलावा करंट एसेट नहीं है, एडजस्टिंग में भी देख लेते हैं ताकि थोड़ी एक तरीके से एश्योरिटी हो जाए। तो यहाँ पर भी हमारे पास कोई भी एसेट नहीं है, ठीक है। ये इनकम है, कमीशन अर्न, दिस इज योर रेवेन्यू, और ये इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, ठीक है। अर्न कमीशन, दिस इज द आइटम ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, ये बैलेंस शीट का आइटम है। तो देखो जब भी कोई एडजस्टिंग बनती है तो इसके अंदर से दो आइटम निकलते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट का आइटम निकलता है और एक बैलेंस शीट का आइटम निकलता है, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाते हैं हमारी लॉन्ग टर्म या नॉन करंट या फिक्स्ड एसेट के ऊपर, या नॉन करंट एसेट लिख लेते हैं इसे हम, ठीक है, नॉन करंट एसेट, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से एसेट हैं जो कि एक साल से ज़्यादा अरसे तक हमारे पास रहते हैं, ठीक है। तो ऑफिस इक्विपमेंट है, दिस इज वन नॉन करंट एसेट जो कि 50,000 का है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास है, अगर होगा तो हम उसे भी लेस करेंगे हमारी फिक्स्ड एसेट में से, ठीक है। सॉरी, नॉट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो इनकम स्टेटमेंट का आइटम होता है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो बैलेंस शीट का आइटम होता है, ठीक है, ठीक है। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो लेस होता है हमारी फिक्स्ड एसेट में से या नॉन करंट एसेट में से। तो हमारे पास एक नॉन करंट एसेट आ गया। हम देखेंगे कि हमारे पास कोई और इसके अलावा जो है नॉन करंट एसेट है, तो हमारे पास इसके अलावा और कोई नॉन करंट एसेट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। एडजस्टमेंट में देख लेते हैं, तो एडजस्टिंग इंटरेस्ट में भी कोई भी हमारे पास नॉन करंट नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ही है तो हम सी को ही लिख लेंगे, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट में हमारे पास आ जाएगा ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। तो हमने ये ऑफिस इक्विपमेंट लिख लिया। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं, टोटल एसेट्स यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल एसेट्स। तो हम देखेंगे कि ये कितने हमारे टोटल होकर आए, ठीक है। इन सबको हम सम कर लेंगे, जितने भी यहाँ पे अमाउंट लिखी हुई है इन सबको प्लस करके हम यहाँ पे सम करके इसको लिखेंगे, ठीक है। तो चलें हम इसको प्लस करते हैं। प्लस करने का तरीका ये होता है कि जब भी आपके पास 0 वाली अमाउंट ज़्यादा हो तो आप जो है एक तरीके मतलब एक टेक्निक बता रहा हूँ जिससे आप जीरो की मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग जो जल्दी जल्दी में एक ज़ीरो ज़्यादा एक ज़ीरो कम लगा लेते हैं, ठीक है। तो जो टेक्निक बता रहा हूँ उससे आप जो एक ज़ीरो कम या ज़्यादा नहीं लगाओगे, और ना ही जो है आपको जो है इतना ज़्यादा टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो क्या करना है कि आपने जो है फर्स्ट 2 डिजिट्स लेने हैं, और अगर आगे ज़ीरो हैं तो, ठीक है। और अगर जैसे यहाँ पे नंबर्स हैं तो अपने पॉइंट लगा के वो नंबर लिखना है, ठीक है। जिस तरीके से मैं आप कैलकुलेटर में कर रहा हूँ ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये 40 हो गए, 40 प्लस 37, अब 37 के आगे नंबर है, ठीक है। तो मैं करूँगा 0.55, ठीक है। अब ज़ीरो मुझे नहीं लेना, ठीक है, मैं यहाँ पे ज़ीरो नहीं लूँगा, और आखिरी में जो भी आंसर आएगा मेरा उस आंसर में जो है मैं 3 ज़ीरो ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो 37.55 प्लस यहाँ पे क्या है 1.5, ठीक है। ये 1.5 की क्या ये 40 क्या शो कर रहा है 40,000 शो कर रहा है, 37 क्या शो कर रहा है 37,550, ठीक है। और ये 1.5 क्या शो कर रहा है 1,500, ठीक है। तो प्लस फिर आता है हमारे पास 60,000, ठीक है। तो मैंने खाली यहाँ पे 60 लगाया प्लस 50,000, सो मैं खाली 50 लगाऊंगा, ठीक है। और एंड में जो आंसर आएगा उसमें मैं क्या करूँगा 3 ज़ीरो ऐड कर दूंगा। अगर पॉइंट के बाद नंबर आएगा तो उस नंबर के बाद अगर मतलब जितने नंबर होंगे उसके बाद उस नंबर को उतने ज़ीरो से माइनस करके फिर वो ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास आंसर आ रहा है कितना 1,89,050 रुपीज़, ठीक है। कितने एक ज़ीरो यहाँ पे आ गया 5 आ गया, अब इसके आगे मैं कोई ज़ीरो लगा लूँगा, ठीक है। तो मेरा क्या आंसर आ गया 1,89,050 रुपीज़, ठीक है। दिस इज़ दी टोटल एसेट्स।
ठीक है। अब इस टेक्निक से क्या होगा कि आप स्पीड में कर पाओगे, जैसे कि मैं आपको स्पीड में करके बताता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास इतने सारे नंबर्स हैं, मुझे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, 40 प्लस 37.55 प्लस 1.5 प्लस 60 प्लस 50। ठीक है, देखो कितनी स्पीड में हो गया। सी, तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी ज़िंदगी आसान कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारी लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी के वाले पोर्शन पे। तो लायबिलिटीज़ और इक्विटी पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। करंट लायबिलिटीज़ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज़ कौन कौन सी, अकाउंट्स पेबल है, नोट्स पेबल है। ठीक है, अर्नड कमीशन, दिस इज ऑल्सो योर करंट लायबिलिटी, लेकिन अर्नड कमीशन की जो एडजस्टमेंट में देखनी पड़ेगी, हो सकता है कोई, क्योंकि मैंने देखा था एडजस्टमेंट में अर्नड कमीशन के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट गिवन थी, तो हम उसको एडजस्ट करके फिर इसको लिखेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में। इसके अलावा आपके पास और कौन सी लायबिलिटीज़ हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। फिर हम जो इसको एडजस्टिंग में देख लेते हैं। ठीक है, एडजस्टिंग में इसके अलावा कोई हमारे पास लायबिलिटी तो नहीं, तो इसके अलावा हमारे पास और कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब ये जो करंट लायबिलिटी है वो एज अ मतलब करंट अर्नड कमीशन जो है वो एज अ लायबिलिटी यहाँ पे घट रहा है। ठीक है, क्योंकि जब भी लायबिलिटी हमारी पास डेबिट साइड पे मूव होती है तो उसका मतलब कि वो कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्नड कमीशन एज ए लायबिलिटी डेबिट साइड पे मूव है, तो उसका मतलब कि ये माइनस में, क्योंकि अगर ये क्रेडिट साइड पे होता तो ये पॉजिटिव में होता है। ठीक है, जबकि हमारे पास जो यहाँ पे अर्नड कमीशन है ये यहाँ पे पॉजिटिव में, ठीक है, प्लस में है। तो ये प्लस और इससे माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास जो भी आंसर होगा हम वो लिखेंगे अर्नड कमीशन में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अकाउंट पेबल और नोट्स पेबल की रिगार्डिंग कोई एंट्री तो नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास अकाउंट पेबल और नोट्स पेबल की रिगार्डिंग कोई और एंट्री नहीं। ठीक है, सिर्फ अर्नड कमीशन में थोड़ी एडजस्टमेंट करनी है, तो हम क्या करते हैं, अकाउंट पेबल और नोट्स पेबल पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो अकाउंट पेबल और नोट्स पेबल लिखिए। अब हम करते हैं अर्नड कमीशन का पहले कैलकुलेशन। ठीक है, एडजस्टमेंट कर लेते हैं अर्नड कमीशन की। तो यहाँ पे देख पा रहे अर्नड कमीशन जो है वो हमारे पास क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, यानी कि पॉजिटिव में, क्योंकि अर्नड कमीशन एज अ लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो उसका मतलब कि वो क्रेडिट साइड पे प्लस में होता है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड पे ये प्लस में कितने से, 3500 से। ठीक है, तो 3500 से इसको प्लस में लिख लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एडजस्टिंग डेटा है उसके अंदर हमारे पास जो अर्नड कहाँ गया, ये अर्नड कमीशन जो है वो डेबिट साइड पे है, तो उसका मतलब कि लायबिलिटी कम हो रही है, और लायबिलिटी जब भी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होती है तो उसका मतलब कि वो माइनस में है। ठीक है, तो अर्नड कमीशन हमारे पास एज अ लायबिलिटी कम हो रही है यहाँ पे 2500 से, तो यहाँ पे हम जो है उसको माइनस कर देंगे 2500 से। ठीक है, तो हमारे पास जो है अर्नड कमीशन, जो हमारे पास बाकी जो रिमेनिंग लायबिलिटी है वो हमारे पास आ गई कितनी, 1000। ठीक है, तो अर्नड कमीशन कितना रह गया हमारे पास, 1000 हमारा जो है ये अर्नड कमीशन रह गया। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट में। अब यहाँ पे हमारे पास जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में ऐसे होता क्या है कि लोन अगर आपने ले लिया, ठीक है, दिस इज ऑल्सो, और अगर डिफर्ड टैक्सेस हो गए, डिफर्ड टैक्सेस डिपेंड करता है कि वो लॉन्ग टर्म कभी कभार लॉन्ग टर्म होते हैं, कभी कभार शॉर्ट टर्म होते हैं। वैसे बहरहाल आपको जानने की जरूरत नहीं कि ठीक है, तो इसे बहरहाल छोड़ दो। अब हमारे पास फिर हम जो है इसको यहाँ पे कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे, और कैपिटल में से ऑब्वियसली आप ड्राइंग्स को लेस करोगे। ठीक है, चलिए ढूंढते हैं कैपिटल कहाँ लिखा हुआ है और कितना है। तो कैपिटल जो है आपके पास ये रहा, कैपिटल आशा कितने का है, 1,50,000 का। ठीक है, फिर 12,000 की ड्राइंग्स है। ठीक है, ड्राइंग्स क्या होता है कि ड्राइंग इज अ काउंटर कैपिटल अकाउंट, जो कि कैपिटल को घटा देता है। ठीक है, तो यानी कि ऑलवेज आप जो है कैपिटल में से ड्राइंग्स को रिड्यूस करोगे। ठीक है, और क्या रिड्यूस होगा, और हमारा लॉस रिड्यूस होगा। ठीक है, तो लॉस भी जो है उसको भी हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल कितना है, 1,50,000 का, और फिर हमारे पास जो है इसको इसमें से लेस करेंगे हम ड्राइंग्स। ठीक है, इसके अलावा हमें जो लॉस हुआ था वो भी, ठीक है, जो इनकम स्टेटमेंट में लॉस है, मैंने आपको बताया था ना कि लॉस जो है वो डिस्क्लोज हो जाता है हमारी कैपिटल के अंदर। ठीक है, अगर लॉस होता है तो हम कैपिटल में से निकाल लेते हैं, और अगर प्रॉफिट होता है तो हम कैपिटल में एड अप कर लेते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग्स हमारे पास कितनी है, ड्राइंग्स हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग्स पैसे तो आपको पता है ना ड्राइंग्स क्या होती हैं, जो कि ओनर जो है पैसा लेके जाता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो ये कितनी है, 12,000। ठीक है, तो हम 12,000 इसको माइनस में लिखते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में ये होता है कि जो भी अमाउंट इस तरीके से ब्रैकेट में होती है तो उसका मतलब कि ये माइनस में है। ठीक है, उसके अलावा जो हम इसमें से लेस करेंगे जो कि हमें नेट लॉस आया था। ठीक है, नेट लॉस कितना आया था, इनकम स्टेटमेंट को खोल लेते हैं, कहाँ गई इनकम स्टेटमेंट कहाँ गई, ये रही इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, ये थोड़ा पेज घूम गया था, डेस्क से पता नहीं इधर उधर चला गया था। ठीक है, तो नेट लॉस है हमारे पास 8,950। ठीक है, तो ये हम 8,950 इसके कैपिटल में से निकाल लेंगे। ठीक है,
तो ये भी हमारे पास 8,950 यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा, यानी कि माइनस में, ठीक है। अब हम इन सबको टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी टोटल लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ठीक है, या टोटल इक्विटीज ले लो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो लेट मी जस्ट गेट माई कैलकुलेटर। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर, ठीक है। अब हम जो है माइनस प्लस करेंगे टेक्निक वाले तरीके से, ठीक है। तो 40 प्लस 20, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, मतलब कि ये कितना है 40,000, 20,000 और 1,000, ठीक है। और प्लस करेंगे हम 1,50,000, ठीक है, यानी कि 150, फिर माइनस करेंगे इसमें से 12, फिर माइनस करेंगे 8.950, ठीक है, या 95। तो क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है 190.05, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई हमारी मिस्टेक कर ली है। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर एडजस्टिंग में देखो तो ड्राइंग्स उसने जो इन्वेंट्री भी विड्रॉ करके लेकर गया था, कि मतलब कि उसने इन्वेंट्री तक नहीं छोड़ी ओनर ने, ठीक है। और तो ड्राइंग्स यहाँ पे ड्राइंग्स एक्सपेंस जो है डेबिट साइड पे हो रहा है, ड्राइंग्स जो है डेबिट साइड पे जब भी जाता है तो उसका मतलब ये भर रहा होता है, ठीक है। तो 1,000 से ड्राइंग्स बढ़ रही है, ठीक है। तो ड्राइंग्स जो हम 12,000 नहीं रिकॉर्ड करेंगे बल्कि 13,000 करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको ड्राइंग्स को चेंज कर लेते हैं। ड्राइंग्स हमारी 12,000 नहीं है बल्कि 13,000 है, ठीक है। तो क्या हो रहा है हमारे पास, अब हमारे पास ये बैलेंस आ रहा है, ठीक है, 1,89,050 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 1,89,005, ठीक है, 89,050 रुपीज़। तो ये हमारे पास दोनों साइड जो है वो बैलेंस आ गई, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।